सबसे पहले मैं आप सबसे क्षमा चाहता हूं कि आपके बीच में जितनी देर मैं रहना चाहता था उतनी देर रह नहीं पाऊंगा। जब मैं ये स्वागत गीत चल रहा था, पूरी ईमानदारी से बता रहा हूं, दिल्ली में जहां बड़े बड़े बैंड मास्टर भी हैं, बड़ी बड़ी म्यूजिक कंपनी है, इतना बढ़िया स्वागत गीत मैंने दिल्ली में नहीं सुना। हो सकता है इससे अच्छा होता हो, लेकिन मैंने नहीं सुना जितना बढ़िया स्वागत गीत आज बोकारो की धरती पे आपके भी महाविद्यालय रामकृष्ण परमहंस शिक्षक महाविद्यालय मैंने सुना। मैंने नहीं सुना। भाव, शब्द, मर्यादा, और साथ में मैं देख रहा केवल दो ही इंस्ट्रूमेंट भी बज रहे हैं। मैं बार बार देख रहा था कि आप और भी ज्यादा है क्या, और भी ज्यादा है क्या, ऐसे 3 है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने 3 केवल इंस्ट्रूमेंट यूज करके इतना शानदार आपने स्वागत गीत बना दिया। इसके लिए तो पूरे आप में से कितने लोग सोशल मीडिया यूज करते हैं? अरे वाह, सब लोग करते हैं। कितने लोग फेसबुक यूज करते हैं? सब लोग करते हैं। फेसबुक पे अपने फ्रेंड की संख्या बढ़ा दीजिए। जहां अंधेरा हो वहां दीपक जलाना जरूरी है। यह व्यक्ति का सामान्य नियम है। अच्छी बात नहीं सोचेगा तो बुरी बात सोचेगा, अच्छी बात नहीं पढ़ेगा तो बुरी चीज पढ़ेगा, अच्छी चीज नहीं देखेगा तो बुरी चीज देखेगा। क्योंकि बिना देखे, बिना सुने, बिना पढ़े और रह नहीं सकता। तो ज्यादा अच्छा यह है कि जितनी अच्छी चीजें पहुंचाई जाए उतना अच्छा है। उल्टी सीधी चीजें, मैं ये नहीं कह रहा सोशल मीडिया का उपयोग अपने सेल्फी के लिए नहीं करना चाहिए, उसके लिए भी करना चाहिए, लेकिन राष्ट्र चिंतन के लिए करना चाहिए, राष्ट्र की समस्याओं पर चर्चा करने के लिए करना चाहिए। सोशल मीडिया का बहुत अच्छा प्रभाव यह है कि आज बोकारो में अगर आप में से कोई एक अच्छी चीज लिख देगा तो अगले 10 से 15 दिन के अंदर वो दिल्ली तक पहुंच जाएगा। लोग कॉपी करेंगे, फॉरवर्ड करेंगे, पेस्ट करेंगे, कॉपी पेस्ट लिखेंगे, आप फेसबुक पे पहुंच जाएगा, व्हाट्सएप पे। हाँ, अलग बात है कि आपके विचार को कोई अपना नाम देकर उसको अलग बेच लेगा, अलग बात है। आपके आइडिया ऐसे भी हो सकते हैं, लेकिन अच्छा है ना, जितना आगे बढ़े उतना अच्छा है। 2023 में मैं 115 जिलों में गया था। 2024 की भी शुरुआत हुई है। कल मैं सुबह रांची यूनिवर्सिटी में था, कल शाम को जमशेदपुर में था, आज सुबह आईआईटी धनबाद में था। उसके बाद आपका ये बोकारो का आज का चौथा कार्यक्रम है। लेकिन यहां आके मुझे बहुत आनंद आया। पहली बात तो इस स्थान पे कॉलेज बनना चाहिए, ये कल्पना करना भी आप ही कर सकते, सब लोग नहीं कर सकते। मैं चल रहा था, मैं पूछ रहा था, स्वामी जी मेरे साथ में थे। मैं कहा स्वामी जी ये बताइए, ये रास्ता भी, ये कॉलेज यहां आया, बना कैसे ये? भाई कॉलेज बनाने की कल्पना होती है कि अच्छी सड़क हो, हाईवे हो, यहां हो, वहां हो। पता नहीं कैसे यहां पे आइडिया आ गया, लेकिन वो उनको कहते नहीं कुछ नया करने की उनको जुनून है, नया करने की जिद है उनकी, तो नया करते रहते। सनातन संस्कृति के बहुत सारे खतरे हैं। सनातन संस्कृति के सामने बहुत सारी चुनौतियां हैं। सबसे बड़ी चुनौती तो हमारी गुलामी की मानसिकता है। जब हाथी छोटा होता है, यानी 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन का होता है, हाथी का जब बच्चा पैदा होता है ना, तो उसको बहुत मोटी रस्सी से बांधा जाता है। इनफैक्ट लोहे की चेन से बांधा जाता है। वो 1 दिन का होता है, लेकिन उसके पास इतनी शक्ति होती है कि अगर उसको सामान्य रस्सी से बांधे तो तोड़ देगा। तो क्या किया जाता है, हाथी के बच्चे को खूब मोटे चेन से, स्टील वाली चेन से बांधा जाता है और 6 महीने तक उसको मोटे चेन से बांध के रखा जाता है। वो प्रयास करता है तोड़ने की, नहीं तोड़ पाता। लगभग 6 महीने बाद, 8 महीने बाद ऑब्जर्व करते रहते हैं कि अभी ये तोड़ने की कोशिश कर रहा है या छोड़ दिया।
तो जैसे एहसास हो जाता है कि अब ये तोड़ता नहीं है, अब आराम से खड़ा हो जाता है, फिर वो लोहे वाली चेन हटा दी जाती है, पतली सी रस्सी बांध दी जाती है। आप कभी ध्यान देना, जब हाथी बड़ा होता है तो पतले से रस्सी से बांधा जाता है, तब भी वो नहीं तोड़ता। क्यों? क्योंकि बचपन में उसको इतनी मोटी चेन से बांध दिया कि वो दिमाग से गुलाम हो गया कि मैं तो रस्सी तोड़ ही नहीं सकता। बाद में भूल जाता है कि रस्सी स्टील वाली है या पतली वाली है, मैं तोड़ सकता हूं कि नहीं तोड़ सकता। हम भारतीयों की यही हालत हो गई। 500 साल की गुलामी में इतनी मोटी चेन बांधी गई कि आजाद होने के बाद भी हम भूल गए हैं अब हम आजाद हैं। समस्याओं की चर्चा होती है, मूल कारण अस्थायी समाधान की चर्चा ही नहीं होती। समस्याओं की चर्चा होती है, लेकिन फिर यह नहीं चर्चा होती है यह समस्या आई कब। भाई तबीयत खराब होती है तो डॉक्टर के पास हम जाते हैं, तो डॉक्टर पूछता अच्छा बुखार है, कितने दिन से बुखार है। जब बुखार पहले दिन आया उस दिन क्या खाया, क्या कर रहे थे बुखार शुरू हुआ, तो आप बताते हैं जी ऐसे ऐसे कर रहा था, ये कर रहा था, वो कर रहा था, बुखार शुरू हो गया। डॉक्टर ऑब्जर्व कर लेता है, उसके हिसाब से दवा दे देता है, बुखार ठीक। भारत में जो समस्याएं हैं ये समस्या पहले तो नहीं थी। हम दुनिया के सबसे शिक्षित, हम दुनिया के सबसे सामर्थ्यवान, हम दुनिया के सबसे सबल, हम दुनिया के सबसे समावेशी, सब कुछ थे। पूरी दुनिया के लोग भारत में पढ़ने आते थे। आज हमारे लोग भारत बाहर पढ़ने जा रहे हैं। 500 साल की गुलामी ने बहुत कुछ बर्बाद किया, बहुत सारी कुरीतियां लाके दे दिया। यहां पे आजादी के बाद भी उन कुरीतियों को खत्म करने पे चर्चा नहीं हो रही। जैसे बाल विवाह, 15वीं शताब्दी के पहले भारत में कोई एक एग्जाम्पल बताइए जब बाल विवाह हुआ। रात्रि विवाह, रात में विवाह, 15वीं शताब्दी के पहले कोई एक एग्जाम्पल बताइए जहां रात में किसी का विवाह हुआ हो। घूंघट प्रथा, उसको घूंघट कह लीजिए, बुर्का कह लीजिए, हिजाब कह लीजिए, जो भी है, 15वीं शताब्दी के पहले कोई एक एग्जाम्पल मुझे बताइए, कोई एक पेंटिंग दिखाइए। भाई और एग्जाम्पल है तो पेंटिंग तो कोई पुरानी होगी ना जिसमें घूंघट प्रथा हो। बाल विवाह, रात्रि विवाह, घूंघट प्रथा, ये हमारी कुरीति नहीं है, ये ऊपर से लादी गई। बच्चियां बड़ी होती थी इसलिए शादी हो जा, उनको मुगल उठा लेते थे, उससे बचने के लिए बाल विवाह शुरू हो गया। दिन में विवाह होता था तो मुगल उठा लेते थे, उनसे बचने के लिए रात में विवाह शुरू हो गया। बेटियों का चेहरा मुगल न देख पाए इसलिए घूंघट प्रथा शुरू हो गई। लेकिन अब वो मुगल हैं क्या? आप बताइए, मुगल है क्या? नहीं। लेकिन हमने ऐसा हमारी हैबिट में आ गया। मैंने कहा ना, हाथी को पहले चैन से बांधा, बाद में चैन हट गई, तब भी वो भाग नहीं रहा। हमारे हैबिट में आ गया कि बाल विवाह, रात्रि विवाह, घूंघट प्रथा तो हमारी है। याद रखिए, शिवाजी महाराज ने महाराष्ट्र के बॉर्डर पे मुगलों को रोक दिया, इसीलिए मुगल दक्षिण भारत नहीं जा पाए। जहां जहां मुगल थे वहां रात में विवाह होता है। केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र, तेलंगाना में दिन में विवाह होता है। जहां जहां मुगलों का राज था वहां घूंघट प्रथा है, दक्षिण में घूंघट प्रथा नहीं है। जहां जहां मुगल है वहां घर के अंदर विवाह होता है। उन 6 राज्यों में मंदिर में विवाह होता है, सार्वजनिक रूप से विवाह होता है। ऐसे ही 3 तलाक, 3 तलाक कोई भारतीय प्रथा है क्या? जोर से बोलिए। हलाला भारतीय प्रथा है क्या? बहुविवाह भारतीय रही है क्या? ऐसी बहुत सारी कुरीतियां जो विदेशी थी, विदेशी हैं, मुगलों के साथ आई, मुगल चले गए लेकिन कुरीति रह गई।
और इन कुरीतियों को खत्म करने की जिम्मेदारी किसकी थी? सरकारों की। सरकारों ने खत्म नहीं किया। उनको तो लगता है जितनी ज्यादा कुरीति है, जनता जितनी परेशान रहेगी उतना अच्छा है, जितना कुरीतियों में फंसी रहेगी उतना बढ़िया। हम आजादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। अब इस पे चिंतन शुरू होना चाहिए, और खास तौर पे कि भारत में कौन कौन सी कुरीतियां चल रही हैं, ये कुरीतियां कब आई और इनका अस्थायी समाधान कब तक होगा। ये कोई पंथ का विषय नहीं है, ये कोई जाति का विषय नहीं है, ये इंसानियत का विषय है। अच्छा ये बताइए कि हिंदू मां के पेट में कितने साल रहता है और मुस्लिम मां के पेट में कितने साल रहता है? 9 महीने। यानी हिंदू भी मां के पेट में 9 महीने, मुस्लिम भी मां के पेट में 9 महीने, बालक भी मां के पेट में 9 महीने और बालिका भी मां के पेट में 9 महीने। ऊपर वाले ने कोई भेदभाव किया क्या? जोर से बोलिए जरा। ब्राह्मण भी मां के पेट में 9 महीने, क्षत्रिय भी मां के पेट में 9 महीने, वैश्य भी मां के पेट में 9 महीने, दलित भी मां के पेट में 9 महीने, आदिवासी भी मां के पेट में 9 महीने। ऊपर वाले ने भेदभाव किया क्या? इसका मतलब भेदभाव ऊपर वाला नहीं करता, भेदभाव ऊपर वाले को मानने वाले नीचे वाले कर रहे हैं। और जो लोग भेदभाव कर रहे हैं, इसका मतलब वो पाखंडी है। ऊपर वाले को कह रहे हैं मैं मानता भी हूं और भेदभाव भी कर रहे हैं, जबकि ऊपर वाला भेदभाव नहीं कर रहा, वो खुद भेदभाव कर रहे हैं। ये पाखंड हुआ कि नहीं? अरे ऊपर वाले को भेदभाव करना होता तो किसी को 8 महीने रखता, किसी को 9 महीने रखता, किसी को 10 महीने रखता, अगड़े पिछड़े के आधार पर रख देता। दलित बनाम सवर्ण के आधार पर कोई 8 महीने कोई 9 महीने कर देता, हिंदू मुस्लिम के आधार पर किसी को 10 महीने किसी को 9 महीने कर देता। ये भेदभाव के जितने नियम कानून हैं, ये भेदभाव की जितनी नीतियां हैं, ये भेदभाव की जितनी प्रथाएं हैं, कुप्रथाएं हैं, कुरीतियां हैं, ये ऊपर वाले की नहीं बल्कि नीचे वाले की। इसलिए अगर किसी किताब में महिला पुरुष के बीच में भेदभाव लिखा हुआ है तो याद रखिए वो धार्मिक पुस्तक नहीं बल्कि अधार्मिक पुस्तक है। तो धार्मिक कैसे हो सकती है? अगर किसी किताब में लिखा हुआ है ये अधिकार इसको है, ये इसको अधिकार नहीं है, इसका मतलब वो किताब ऊपर वाले ने नहीं लिखी है, लिखा नीचे वालों ने है, दुकान चला रहे हैं ऊपर वाले के नाम पे। मैं इसलिए बता रहा हूं कि मेरी बहुत सारी पीआईएल चल रही है सुप्रीम कोर्ट में। मैंने 3 तलाक चैलेंज किया कि 3 तलाक खत्म किया जाए, तो जो जवाब आया कि नहीं साहब 3 तलाक खत्म नहीं होना चाहिए। क्यों? ये पुरुष तो दे सकते हैं, महिला नहीं दे सकती। क्यों? कोर्ट ने पूछा क्यों? क्योंकि बोला महिलाओं के पास बुद्धि कम होती है। महिलाओं के पास बुद्धि कम होती है क्या? लेकिन सुप्रीम कोर्ट में बेशर्मी देखिए, सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दे के कह रहे हैं पुरुष तलाक इसलिए दे सकता है उसके पास दिमाग ज्यादा होता है, महिला इसलिए नहीं दे सकती उसके पास दिमाग कम होता है। मैंने 4 शादी चैलेंज किया। हमने कहा अगर भाई भारत में संविधान है, संविधान का मतलब समान विधान, सबको एक समान अधिकार मिलना चाहिए, तो या तो ये एक पति एक पत्नी वाला नियम लागू करो, और नहीं तो जैसे पुरुषों को 4 शादी का अधिकार है तो महिला को भी 4 पति रखने का अधिकार मिलना चाहिए। तो और वो मामला भी 5 जजों की बेंच के सामने है, वो मामला 5 जजों की बेंच के सामने है। अभी फाइनल उसमें सुनवाई नहीं हुई है। बोले नहीं नहीं
पुरुष तो 4 रख सकता है, महिला 4 कैसे रखेगी? ये हमारे किताब में लिखा हुआ है। हमने तुम्हारे किताब में लिखा है, वो कहां है? बोले किताब ऊपर वाले की है। हमने कहा ऊपर वाला तो भेदभाव करता नहीं, हो तो 9-9 महीने दोनों को पेट में रखता है। इसका मतलब ये तुम्हारी किताब, जिस किताब का तुम हवाला दे रहे हो कि ये ऊपर वाले ने लिखी, ये ऊपर वाले ने नहीं, नीचे वाले ने लिखी है। भारत जहां पे आज के हजारों साल पहले गार्गी और मैत्रेयी हुई, जब पूरी दुनिया में जाहिल थे, अनपढ़ गंवार थे, तो भारत में शास्त्रार्थ होता था। बाकायदा महिला पुरुष विद्वान दोनों बैठ के आमने सामने शास्त्रार्थ करते थे। गार्गी और मैत्रेयी शास्त्रार्थ करती थी। हमारे वेदों में गार्गी और मैत्रेयी के द्वारा लिखी गई ऋचाएं हैं। जब पूरी दुनिया में जाहिल गंवार थे, तो हमारे देश में रानी लक्ष्मीबाई थी। जब पूरी दुनिया में गंवार थे, तो हमारे देश में 6वीं शताब्दी में शंकराचार्य जी ने जब मंडन मिश्रा को शास्त्रार्थ में हरा दिया, तो मंडन मिश्रा की पत्नी ने कहा, शंकराचार्य जी आपने मेरे पति को हराया, अभी मुझे कहां हराया, अब आप हमसे शास्त्रार्थ करिए। मध्य प्रदेश में एक स्थान है मंडलेश्वर, जहां मंडन मिश्रा का और शंकराचार्य जी का शास्त्रार्थ हुआ। इसलिए कह रहा हूं, हमारी संस्कृति सर्वोत्तम संस्कृति है, हमारी विचारधारा सर्वोत्तम विचारधारा है। और क्यों? क्योंकि दुनिया में महिलाओं के प्रति 3 भाव है। एक भाव अरब वाला, क्या? महिला केवल उपभोग की वस्तु है, बस महिला केवल मौज मस्ती का साधन है, इसको और कोई राइट नहीं है, ये हमारी पर्सनल प्रॉपर्टी है, हम इससे केवल एंजॉय करें। दूसरी विचारधारा यूरोप वाली, महिला एंजॉय की वस्तु है, उपभोग की वस्तु है, लेकिन गुलाम नहीं है, बराबरी है, इक्वलिटी है। और तीसरी विचारधारा हमारी, नारी तू नारायणी। नारी क्या है? यत्र नारस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता। जहां नारी की पूजा होती है, वहीं देवता निवास करते हैं। यह हमारी संस्कृति है। हम नवरात्र में कन्या पूजन करते हैं। दुनिया में 1100 रिलीजन है, हजारों की संख्या में त्योहार हैं, लगभग 3000 त्योहार हैं, 3000 रिलीजियस त्योहार हैं दुनिया में। नवरात्र के अलावा कोई एक त्योहार बताइए जहां पे कोई कन्या का पूजन होता है क्या? दुनिया में 1100 रिलीजन है। बच्चे ध्यान से सुने, बेटियां यहां पे ज्यादा हैं इसलिए बेटियां ध्यान से सुने। एक झूठा नैरेटिव चलाया जाता है, सर्वपंथ संभाव। एक झूठी मनगढ़ंत कहानी बढ़ी जाती है कि सभी रिलीजन समान होते हैं। ऐसा सुनाई देता होगा ना? कहते रहे। थोड़ा शांति बनाए रखें भैया, थोड़ा बैठ जाएं, जहां कुर्सी ना मिले खड़े रहें थोड़ी देर। एक झूठी कहानी गढ़ाई जाती है कि सभी रिलीजन समान होते हैं। अरे सभी रिलीजन समान, सभी पेड़ एक समान होते हैं क्या? जोर से बोलिए। सभी फल एक समान होते हैं क्या? तो सभी रिलीजन एक समान कैसे हो जाएंगे? क्या सभी रिलीजन में महिलाओं की पूजा होती है क्या? दुनिया में 1100 रिलीजन है, केवल एक जगह महिलाओं की पूजा होती है, सनातन धर्म में। 1099 रिलीजन में महिला को पूजनीय नहीं माना जाता, उसको पूजा योग्य नहीं माना जाता। और इस 1099 में तो कई ऐसे रिलीजन हैं जहां महिला को पूजनीय तो छोड़ो, महिला को पूजा लायक भी नहीं छोड़ा है, उसको पूजा करने का भी अधिकार नहीं है कि नहीं है? जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादप गरीयसी।
माता और जन्मभूमि स्वर्ग से बढ़ के, भगवान राम कहते हैं लक्ष्मण को, दुनिया के 1100 रिलीजन में और किस रिलीजन में मां को स्वर्ग से बढ़ के बताया गया? और कोई है क्या रिलीजन? केवल एक है, सनातन धर्म, जहां मां और मातृभूमि को स्वर्ग से बढ़ के बताया गया। जब कॉन्सेप्ट ही अलग है तो सारे एक समान कैसे हो गए भाई? आम का पेड़ और बबूल का पेड़ एक समान थोड़ी हो सकता है। आम का पेड़, महुआ का पेड़ एक समान थोड़ी हो सकता है। आम का पेड़, अमरूद का पेड़ एक समान थोड़ी हो सकता है। ये बहुत बड़ा फेक नैरेटिव है। गृहिणी शब्द है ना, गृहिणी सुना होगा आपने। गृह मतलब घर, ऋणी मतलब ऋणी। जिसका पूरा घर ऋणी हो उसको गृहिणी कहते हैं। ऐसा और शब्द दुनिया के किसी भाषा में है क्या? पूरा घर जिसका ऋणी हो उसको गृहिणी कहते हैं। गृहिणी जैसा शब्द दुनिया में 6500 भाषाएं बोली जाती हैं, किसी में नहीं। इसलिए कहते हैं हमारी संस्कृति सर्वोत्तम संस्कृति है। और वो क्यों? क्योंकि हम 50% जनसंख्या को पूजनीय कहते हैं। यत्र नारस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता। जहां नारी की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं। और महिलाओं की संख्या 50% है कि नहीं? अगर दुनिया में 800 करोड़ की पॉपुलेशन है तो 400 करोड़ महिलाएं हो गई कि नहीं? और ये 400 करोड़ पूजनीय है, ये केवल हम ही कहते हैं, बाकी 1099 नहीं कहते। जब कहते नहीं है तो बराबर कैसे हो गए? वसुधैव कुटुंबकम, पूरी पृथ्वी ही एक परिवार है। ये सभी रिलीजन में सिखाया जाता है क्या? नारी तू नारायणी, पूरी सभी रिलीजन सिखाते हैं क्या? यत्र नारस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता, सभी सिखाते हैं क्या? नहीं। जब सबकी टीचिंग अलग अलग है तो सब एक समान कैसे हो गए? जैसे सीबीएसई बोर्ड अलग पढ़ाता है, बिहार बोर्ड अलग पढ़ाता है, बंगाल बोर्ड अलग पढ़ाता है, झारखंड बोर्ड अलग पढ़ाता है, ऐसे सारे रिलीजन की किताब भी अलग अलग, सबका सिलेबस अलग अलग है। जब सबका सिलेबस अलग अलग है तो सबका आउटपुट अलग अलग होगा कि नहीं होगा? पूरी दुनिया में जो कॉन्फ्लिक्ट है वो रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट है। और रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट का समाधान एक ही है कि कम से कम भारत में तो यूनिफॉर्म एजुकेशन सिस्टम लागू किया जाए। बच्चा गरीब का हो या अमीर का, मंत्री का बच्चा हो या संतरी का बच्चा हो, किताब एक होनी चाहिए। क्लर्क का बच्चा हो या कप्तान का बच्चा हो, किताब एक होनी चाहिए। मजदूर का बच्चा हो या मालिक का बच्चा हो, किताब एक होनी चाहिए। इसलिए मेरा यह मानना है यूनिफॉर्म एजुकेशन और यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये दो चीजें भारत में लागू करना बहुत जरूरी है। और हमें पूरा भरोसा है अगले 1 साल के अंदर यूनिफॉर्म सिविल कोड आ जाएगा और अगले 3 साल के अंदर भारत में यूनिफॉर्म एजुकेशन लागू हो जाएगा। हम ये कह रहे हैं गुजरात वाला गुजराती में पढ़े, बंगाल वाला बंगाली में पढ़े, महाराष्ट्र वाला मराठी में पढ़े, तमिलनाडु वाला तमिल में पढ़े, लेकिन सिलेबस और करिकुलम अलग अलग क्यों चाहिए भाई? अगर पूरे देश में केंद्रीय विद्यालय का सिलेबस एक हो सकता है, नवोदय स्कूल का सिलेबस एक हो सकता है, तो सबका सिलेबस एक हो सकता है, मातृभाषा अलग अलग हो सकती है। और फालतू चीज क्यों पढ़ा रहे हो? ये बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गोरी, इसको पढ़ा के क्या मिल रहा है? आप कभी सोचना, आपको 10वीं 12वीं तक जो पढ़ाया जाता है आपके जीवन में उसका क्या काम है? साइन थीटा प्लस कास थीटा आपके जीवन में कभी काम आया? a² + b² 2ab आपके जीवन में कभी काम आया? नहीं है। जो काम की चीज है वो पढ़ा नहीं रहे, कूड़ा करकट पढ़ा रहे। और वो क्यों कूड़ा करकट इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि अभी हम बेड़ियों में जकड़े हुए हैं। इसीलिए ये मंडे टू फ्राइडे मेरी सुप्रीम कोर्ट रहता हूं, सैटरडे संडे को आप लोगों के बीच में रहता हूं। और आज बोकारो की इस धरती से मैं आपको वादा करता हूं, जब तक गुलामी का नाम खत्म नहीं होगा, गुलामी का निशान खत्म नहीं होगा, गुलामी की कुरीतियां नहीं खत्म होंगी, गुलामी की कुप्रथाएं खत्म नहीं होंगी, गुलामी की पुलिस व्यवस्था नहीं बदलेगी, गुलामी की न्यायिक व्यवस्था नहीं बदलेगी, गुलामी की शिक्षा व्यवस्था नहीं बदलेगी, गुलामी की चिकित्सा नहीं बदलेगी,
गुलामी की न्याय व्यवस्था नहीं बदलेगी, गुलामी की प्रशासनिक व्यवस्था नहीं बदलेगी, तब तक यात्रा चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी। और हमें आप सबके ऊपर पूरा भरोसा है। आप सब लोग सोशल मीडिया का उपयोग करिए, गुलामी के खिलाफ आवाज बुलंद करिए। गुलामी की शिक्षा, गुलामी की चिकित्सा, गुलामी की कुरीतियां, गुलामी की परंपराएं, सबके खिलाफ आवाज उठाना शुरू करिए। जिस दिन यूथ जाग गया उस दिन सब बदलाव आ जाएगा। अभी आप यहाँ पे 1000 बैठे हैं, अगर आप 5,000 फेसबुक फ्रेंड बना लें और जितनी बात मैं कह रहा हूं उतनी बात लिख दें तो 1000 इंटू 5,000, देखते देखते 5 लाख लोगों तक हमारी बात पहुंच जाएगी। पहुंचेगी नहीं पहुंचेगी? इसलिए कह रहा हूं सोशल मीडिया का उपयोग राष्ट्रहित में करिए। मेरी शाम को 6:10 की फ्लाइट है, 2 बज चुके हैं, यहां से रांची पहुंचने में 3 घंटे लगेगा, इसलिए मैं अपनी बात खत्म करता हूं। फिर क्षमा चाहता हूं, मुझे आप लोगों से बहुत चर्चा करने की इच्छा थी। बोकारो में मेरा पहला कार्यक्रम है, 2024 का चौथा कार्यक्रम है, लेकिन नहीं हो पा रहा है समय अभाव के कारण, क्योंकि कल मुझे 10 बजे IIM इंदौर में मेरा एक लेक्चर है और शाम को फिर खंडवा में है। यहां से मतलब मैं दिल्ली जाऊंगा, दिल्ली से इंदौर जाऊंगा, इसलिए आप लोगों से मैं क्षमा चाहते हुए अपनी बात को विराम देता हूं। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।